Welcome friends. Today in this video I am going to discuss about the Kirchhoff's law and then electrical measuring instruments. In Kirchhoff's law we will discuss two rules, that is the junction rule and the loop rule. In electrical measuring instrument we are going to discuss about the galvanometer, ammeter and the voltmeter. Now let's start. Let's start with our first topic, that is the Kirchhoff's rule. What is the Kirchhoff's rule? Okay, जैसा कि हम लोग को पता है, जो कोई भी एक सर्किट के लिए सिंपल एक सर्किट मान लीजिए, ये वाला सर्किट है, ये मान लीजिए ईएमएफ है, ईएमएफ और ये आर है और ये करंट आई है. तो ये तो हम पता था कि सिंपल वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द ओम्स लॉ दैट द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस दैट इज वी इक्वल टू क्या लिखते हैं, आर इंटू आई. ये क्या हो गया आपका वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर बाय द ओम्स लॉ. ठीक है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, जैसे मान लीजिए कुछ इस टाइप से हो, कुछ इस टाइप से होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ मेथड का ज़रूरत पड़ता है, जो मीन्स फॉर सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स सर्किट एनालिसिस के लिए हम लोग किरचॉफ्स रूल का यूज करते हैं. ये एक रूल है, मीन्स कुछ रूल होता है, उस रूल के बेसिस पे अगर आप सॉल्व करोगे कोई भी सर्किट तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. कितना सॉल्यूशन क्या होगा उसका इजीली आप एनालाइज कर सकते हो. तो ये किरचॉफ्स लॉ रूल बोलते हैं. तो किरचॉफ्स रूल जो है ना, दो होते हैं. फर्स्ट वन दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन रूल, और इसको भी बोलते हैं केसीएल क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ. केसीएल बोलो या फिर जंक्शन रूल बोलते हैं. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल बोलो या फिर केसीएल. अब बताइए, एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द जंक्शन क्या होता है, पहले ये आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए. जंक्शन क्या है, इन अ सर्किट इट इज़ अ पॉइंट वेयर three or more branches meets. अब ये ब्रांचेज मीट्स तो लिख दिया. व्हाट इज़ द ब्रांचेज के बारे में भी आपको जानना चाहिए. ब्रांचेज क्या होती है, ये सर्किट के रेस्पेक्ट, मान लीजिए ये वाला सर्किट है, इसमें आपको क्या कहाँ पर कौन सा ब्रांच है, क्या ये जंक्शन क्या होगा, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे. पहले आप ब्रांच देखिए, ब्रांच क्या होता है. ब्रांच क्या है, ये दैट सेक्शन ऑफ अ सर्किट लोकेटेड बिटवीन ब्रांच विच इज लोकेटेड बिटवीन टू नोड्स के बीच में जो होता है. ठीक है, और इसमें क्या होता है ब्रांच में, इन दिस ब्रांचेज वन और मोर elements can be connected. वन और मोर एलिमेंट्स कैन बी कनेक्टेड. ये ब्रांच हुआ. ठीक है, जंक्शन हो गया, ब्रांच हो गया. अब यहाँ पर देखिए नोड के बारे में मैंने बताया, तो व्हाट इज़ द नोड के बारे में भी आप देख लीजिए क्या होता है. नोड्स क्या होता है, अब पॉइंट. नोड्स क्या है, अब पॉइंट है, पॉइंट कहाँ, इन अ सर्किट. ठीक है, वेयर टू
or more circuit elements, सर्क्यूट एलिमेंट क्या क्या होता है, रेजिस्टेंस होते हैं, इंडक्टर होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, और कोई भी हो जैसे ईएमएफ का बैटरी हो गया एट्सेट्रा, मीट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड। जहाँ पर 2 या उससे ज़्यादा यदि सर्क्यूट एलिमेंट जहाँ मिलते हैं उसको नोड्स बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 और मोर। जंक्शन में क्या है, पॉइंट जहाँ 3 और मोर, 3 और मोर के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, जंक्शन, और 2 और मोर के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, नोड। नोड को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, जंक्शन को छोड़ दीजिए, ब्रांच को वी विल रिप्रेजेंट विद द स्मॉल बी। ओके, ये कुछ बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सा है, क्योंकि इसको अभी हम लिखेंगे, राइट करेंगे क्या है किरचॉफ्स लॉ, ये सब के लिए ज़रूरी है। अब बताइए, ये जो मैंने अभी फिगर बनाया है, फिगर ये डायग्राम जो है, इसमें नोड कहाँ कहाँ हो सकते हैं, नोड ये हो सकता है, क्योंकि ये 2 एलिमेंट्स है, एक आर है एक ईएमएफ, तो नोड 1 हो सकता है ये। नोड 2 ये हो सकता है क्या, हाँ, क्यों हो सकता है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस ये है एक रेजिस्टेंस ये, इसके बीच का है नोड, तो N2 हो सकता है। ये हो सकता है क्या, ये नहीं, क्योंकि ये और ये तीनों क्या है, सेम नोड है, इसलिए हम लोग इसको N2 ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम है, क्योंकि ये सिर्फ एक वायर से कनेक्टेड है, इसलिए N2। अब देखिए ये N2 हो गया, ये N2 हो गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका N3 हो जाएगा, और ये नोड क्या होगा, ये पॉइंट, ये भी सेम है, इसलिए N3 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये N3 और इसके बीच में है, इसलिए ये एक N4 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, सेम है, इसलिए नो नोड्स। अब देखिए ये N4 हो गया, और ये क्या होगा, क्योंकि इस पे कितना 2 एलिमेंट्स कनेक्टेड, एक ये ईएमएफ और एक ये, तो ये क्या हो गया N5। तो नोड कितना हो जाएगा इस डायग्राम में, बताइए, नोड हो गया 5, N = 5 नोड्स। कोई डाउट। अब बताइए जंक्शन कितना है, जंक्शन जहाँ पर तीन या उससे ज़्यादा ब्रांच मीट हो, N1 होगा क्या, नहीं, N2 होगा क्या, ब्रांच, ऑब्वियसली होगा ब्रांच, ठीक है। ये N2 एक ब्रांच जंक्शन होगा, क्यों, क्योंकि देखिए एक इधर से हो गया एक एलिमेंट, एक इधर से हो गया 2 एलिमेंट, और एक एलिमेंट इधर से हो गया, इसलिए 3 एलिमेंट्स हो गया, ठीक है, इसलिए ये जंक्शन हो गया। ये यहाँ पर देखिए N3 होगा क्या, जंक्शन, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये, 2 एलिमेंट, और एक एलिमेंट ये 3, सो N3 भी होगा आपका एलिमेंट। इस पे क्या क्या कौन सा था, एक ये 2, और एक ये वाला 3 एलिमेंट्स कनेक्टेड, सो इट इज अ जंक्शन। N3 हो जाएगा जंक्शन। ये बताइए, ये इसके बारे में, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस नोड पे ये कनेक्टेड है और एक ये कनेक्टेड है, यही है ना, लेकिन ये N4 भी आपका नोड होगा, क्यों, क्योंकि देखिए N4 के लिए क्या है, ये नोड पे एक तो ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड और एक ये कनेक्टेड, सो N4 विल बी ऑल्सो अ जंक्शन, क्योंकि 3 ब्रांचेज कनेक्टेड है। N5 होगा क्या, नहीं, N5 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही कनेक्टेड है, तो 2, 3 and 4, सो जंक्शन इज हाउ मच, 3। अब बताइए जंक्शन और नोड में आपको डिफरेंस पता चल गया ना, ठीक है, तो ये जंक्शन हो गया, ये नोड हो गया। ब्रांच बताइए क्या क्या होगा, ब्रांच ये होगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसमें क्या है, ये ईएमएफ कनेक्टेड है, ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है क्या, नहीं, ये ब्रांच नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये ब्रांच होगा, हाँ, ये नो, ठीक है। कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट। नोड और जंक्शन समझ गए, ब्रांच भी समझ गए आपको, कोई डाउट, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे रूल्स के, किरचॉफ्स लॉ। फर्स्ट वन क्या है हमारा, दैट इज़ द जंक्शन रूल। जंक्शन रूल के बारे में अब देखते हैं हम लोग, ठीक है।
जंक्शन रूल के बारे में, ठीक है। व्हाट इज जंक्शन रूल? किरचॉफ्स जंक्शन रूल या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ, एक ही बात है, ठीक है। क्या है ये, इन्होंने क्या बताया था बताइए। इन्होंने बोला गया है द अलजेब्रिक सम, मैं लिख देता हूँ, द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस of change in Kirchhoff's rule. Sorry, it's not a Kirchhoff's rule. Wait, what is the Kirchhoff's rule? At any junction, the sum of the current entering the junction is equal to the sum of the currents leaving the junction। समझ में आया ये क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर जंक्शन लॉ, इन्होंने क्या बोला, एट एनी जंक्शन, मान लीजिए एक सर्किट में बना देता हूँ इजी कन्वेंशन, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए एक सर्किट है, ठीक है। इसमें क्या है कि एट एनी जंक्शन इसमें आपको आइडेंटिफाई कर कीजिए फर्स्ट, एट एनी जंक्शन ना, आइडेंटिफाई कीजिए जंक्शन। तो मान लीजिए ये एक जंक्शन है क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स कनेक्टेड है। यहाँ पर बताइए, यहाँ भी 3 एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट 2 एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट यहाँ ही कनेक्टेड है, 3 जंक्शंस हो गया। ये क्या जंक्शन होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये सेम नोड्स होगा। और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, junction is also a node but having 3 branches connected, ठीक है। जंक्शन क्या है? ये एक नोड ही है, तो है ना, नोड में क्या है, 2 ब्रांच कनेक्ट होती हैं, लेकिन जंक्शन में 3 और मोर ब्रांचेज। तो जंक्शन क्या हो जाएगा? 3 और मोर ब्रांचेज के लिए जो हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ है, जिसको आपने क्या बोला, जंक्शन रूल बोला है, इसमें क्या बोला कि एट एनी जंक्शन, मान लीजिए ये 2 जंक्शन है, इसमें मान लीजिए करंट हम वो मानते हैं जंक्शन, लेट इसमें मान लीजिए I1 करंट है, ठीक है। I1 मान लीजिए इधर से आया I1, क्योंकि ये I1 आया, कुछ करंट इधर भी जाएगा तो इसको मान लीजिए I2, ठीक है। क्योंकि ये EMF है, मान लीजिए इसमें करंट इस साइड से निकल रहा है, मान लीजिए I3 है, ठीक है। इस टाइप से मैंने एज्यूम किया है, करंट का डायरेक्शन क्या मैंने एज्यूम किया है, ठीक है। तो जंक्शन रूल क्या बोलता है, एट एनी जंक्शन, कोई भी आप जंक्शन ले लो, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया जंक्शन J1 और ये मान लीजिए जंक्शन J2। द सम ऑफ करंट इंटरिंग द इंटरिंग एट द जंक्शन पे करंट जो इंटर होगा, दैट इज J1 पे इंटर कौन सा हो रहा है, I1 एंड I3 एट जंक्शन J1। क्या बोल रहा है, सम ऑफ द करंट इंटरिंग द जंक्शन, कौन सा है इंटरिंग, I1 एंड I3, उसका सम करंट इंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। कौन सा करंट यहाँ पर लीव कर रहा है, इक्वल टू क्या होगा, I2, क्योंकि I2 क्या हो रहा है, लीव कर रहा है। इस जंक्शन पे देखिए I1 आ रहा है, I3 भी आ रहा है, डायरेक्शन देखिए, और लीव कौन कर रहा है, ये I2। तो ये हो गया आपका जंक्शन का फॉर्मूला, मीन्स I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2, मीन्स जस्ट अलजेब्रिक सम हो गया, ठीक है। ये समझ में आया ना। एट जंक्शन J2 आप लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हो। एट J2 क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि ये करंट I2 है तो ये क्या हो गया I2, और ये करंट क्या होगा, क्योंकि करंट I3 का डायरेक्शन इस साइड है तो I3 हो गया, और I1 का डायरेक्शन इस साइड है तो I1 हो गया। सो एट J2 द इनकमिंग करंट क्या है, I2,
I2 मस्ट बी इक्वल टू आउट गोइंग करंट, सम ऑफ द आउट गोइंग क्या क्या है, I1 प्लस I3। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या है, सेम है ना, सेम। मीन्स जंक्शन पे हम लोग इस टाइप से इक्वेशन लिख सकते हैं। मीन्स ये जंक्शन रूल क्या हो गया, मीन्स कोई भी एक जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है और कितना करंट जा रहा है उसका क्या होगा, समेशन इक्वल टू 0 या फिर दोनों इक्वल होगा। मीन्स इनकमिंग और आउटगोइंग, अगर मान लीजिए आपने इनकमिंग करंट को प्लस लिया है और आउटगोइंग को माइनस, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, समेशन ऑफ टोटल करंट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए समेशन इनकमिंग करंट को मैंने मान लिया पॉजिटिव, आप कुछ भी मान सकते हो, निगेटिव भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, I1 क्योंकि I1 क्या हो रहा है, J1 पे आ रहा है, जंक्शन J1 पे आ रहा है तो पॉजिटिव हुआ तो मीन्स प्लस I1 होगा। ठीक है, जंक्शन I3 भी आ रहा है तो इसको भी क्या करेंगे, प्लस I3 ही होगा। ठीक है, I2 क्या हो रहा है, जा रहा है, तो इसके लिए क्या लेंगे हम, माइनस I2 इक्वल टू 0। means summation of current at a junction must be equal to 0, that is the junction rule. And how to take the direction or sign of a current, by assuming that the incoming current to a junction is positive, जो जंक्शन से बाहर जा रही है करंट उसको निगेटिव एज्यूम करेंगे, एज्यूम करना है। ठीक है, ये आपको सिंपल समझ में आया ना। हाँ, और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखिए सेम ही है, मीन्स कोई भी कर सकते हो आप। मीन्स एटा जंक्शन पे समेशन करंट कर दीजिए 0 या फिर इनकमिंग इक्वल टू आउट गोइंग। ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट एटा जंक्शन होता है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न सिंपल है, मैं लिखना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि रीज़न क्या है, व्हेन करंट्स आर स्टडी फर्स्ट लेक्चर में बताया हूँ स्टडी करंट क्या होता है। मीन्स मान लीजिए करंट जो ना कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहा है, ठीक है, इन अ वायर एट इक्वल मैग्नीट्यूड। ओके, क्या है, व्हेन करंट आर स्टडी देयर इज नो एक्यूमुलेशन मीन्स जमा मीन्स जमा होता है। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस एट एनी जंक्शन और एट एनी नोड और एट एनी पॉइंट इन अ लाइन thus the total current flowing in must equal to the total current flowing out। समझ में आया? मीन्स क्या बोल रहा है ये, कि कोई भी एक नोड है, मान लीजिए, फिर से मैं एक डायग्राम बना देता हूँ इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ये एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया। देखिए इसमें क्या बोला, व्हेन करंट आर स्टडी देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस एट एनी जंक्शन। मान लीजिए आपने ये चार्ज लिया तो क्या होगा, अगर मान लीजिए करंट यहाँ पर आ रहा है तो करंट मतलब कि चार्ज, मान लीजिए कुछ चार्ज आ रहा है, क्योंकि करंट क्या होता है, करंट चार्ज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम इज चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या बता दीजिए, कूलम, करंट का यूनिट एम्पियर, टाइम का यूनिट सेकेंड, ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, क्या होगा, अगर मान लीजिए क्यू चार्ज यहाँ पर आ रहा है, तो अगर मान लीजिए ये जंक्शन है तो कुछ चार्ज इधर जाएगा तो Q1 हो जाएगा और कुछ चार्ज इधर जाएगा, मान लीजिए Q2 जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज का अमाउंट क्या हो रहा है, कुछ जंक्शन पे कुछ कंज्यूम कर रहा है क्या, कुछ जंक्शन पे रुक रहा है क्या, ये चार्ज नहीं स्टॉप हो रहा है। मीन्स चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है।
जितना चार्ज इधर से आ रहा है उतना चार्ज इधर जा रहा है और ये उतना चार्ज इधर जा रहा है। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, ये डायरेक्शन ऑफ चार्ज क्या है, ये एजम्पशन है, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या है इसका ये प्रूफ या फिर रीजन क्या बोल सकते हैं, क्योंकि नो एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज एट अ जंक्शन, जिसके कारण से जितना इनकमिंग चार्ज आ रहा है उतना आउटगोइंग चार्ज होना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया ना। सो नो चार्ज कैन accumulate at a junction, so the total charge entering the junction per unit time must be equal to the charge leaving per unit time। ये हो गया आपको जंक्शन रूल। समझ में आया ना जंक्शन रूल क्या है? कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस का ज़रूरत है या फिर कुछ आपको डाउट है, कुछ लिखना चाहते हैं, टू राइट एनीथिंग, यू कैन मेल अस ऑन दिस वन स्टॉप फॉर यूर @gmail.com। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना ये किरचॉफ्स करंट रूल क्या है या फिर जंक्शन रूल क्या है। अब मान लीजिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ सिंपल के लिए। ठीक है, कोई वो नहीं है लेंदी या फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं है ये। ठीक है, ये मैंने मान लीजिए एक सर्किट दे दिया हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने ये भी एज्यूम करके आपको करंट का भी डायरेक्शन मैं देना चाहता हूँ। ये मान लीजिए करंट हो गया I1। ठीक है, ये मान लीजिए करंट I2। ये मान लीजिए करंट है आपको I3। ये करंट मान लीजिए आपको I4। ये करंट मान लीजिए आपको I5। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में? क्वेश्चन ये सिंपल है। ठीक है, अब मान लीजिए जंक्शन, मान लीजिए एट ये हो गया जंक्शन J1, ये जंक्शन बोले या फिर नोड। मान लीजिए ये अगर नोड है, नोड क्या होता है, टू एलिमेंट के बीच में। अगर यहाँ पर भी आप करंट लॉ लगाए, किरचॉफ्स करंट रूल, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो सिंपल है क्योंकि ये सीरीज कनेक्टेड है तो सेम करंट होगा। इसमें कुछ ये आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए इसमें अगर I2 जा रहा है तो यहाँ पर कितना है I2, मीन्स क्या हो गया I2 इक्वल टू करंट इनकमिंग कितना है I2 है यहाँ पर, और करंट लिविंग I2, तो I2 इक्वल टू I2। ये सिंपल हो गया। इसलिए नोट के बारे में कोई वो नहीं है, नोट के बारे में आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जंक्शन पे ज़्यादा मीन्स मैक्सिमम टाइम वी विल यूज़ द मैक्सिमम क्या वी विल नॉर्मली यूज़ द जंक्शन रूल और द किरचॉफ्स करंट रूल। इसलिए तो इसका नाम जंक्शन रूल भी पड़ा है, क्योंकि वी विल इम्प्लीमेंट दिस वन एट अ जंक्शन। जंक्शन इज ऑल्सो आर नोड बट विथ अ मिनिमम ऑफ 3 ब्रांचेज कनेक्टेड टू दैट जंक्शन। ठीक है, तो मान लीजिए ये हो गया, इसको मान लीजिए जंक्शन J1, इसको मान लीजिए जंक्शन J2। ठीक है, अब हमको लिखना है यहाँ पर J1 पे KCL बोले या फिर जंक्शन रूल। तो बताइए क्या होगा किरचॉफ्स करंट रूल, जंक्शन J1 पे क्या लिखेंगे बताइए आपके लिए। ठीक है, तो क्या है, समेशन ऑफ करंट इक्वल टू 0 कर देना है, या फिर इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट, कुछ भी लिख सकते हो। मान लीजिए समेशन ऑफ करंट इक्वल टू 0 लिखेंगे। मान लीजिए इनकमिंग करंट को पॉजिटिव मान ले तो क्या होगा, प्लस I1, क्योंकि I3 भी आ रहा है तो प्लस I3। I4 क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर J1 से बाहर जा रहा है I4, सो माइनस I4 इक्वल टू 0। ये आपका 1 इक्वेशन आया। नंबर 2 इक्वेशन कहाँ पर लिख सकते हो आप, J2 पे, जंक्शन 2 पे KCL इक्वेशन क्या होगा जंक्शन 2 पे, समेशन ऑफ करंट इक्वल टू अगेन 0, और वी कैन राइट इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, फिर से यहाँ पर मान लीजिए J2 मान लीजिए हम लोग इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग का करेंगे। ठीक है, तो इनकमिंग करंट कौन कौन सा है बताइए, इनकमिंग
क्या होना चाहिए, इनकमिंग इक्वल टू आउट गोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट बताइए क्या है आपका, इनकमिंग करंट क्या है, I4, इनकमिंग I4 प्लस I2 है इनकमिंग, और आउटगोइंग करंट क्या, ओनली वन, दैट इज I5। तो दिस कैन बी आल्सो बी रिटेन एट जंक्शन 2। और समेशन ऑफ करंट है, तो अगर इसके अनुसार अगर लिखना है तो व्हाट वी विल राइट, दैट इज समेशन ऑफ करंट, दैट इज I4 इनकमिंग है प्लस मान लीजिए एज्यूम I2 भी प्लस हो जाएगा माइनस I5 इक्वल टू 0। So from this one we can deduce this equation also. So it is a basic okay. Why junction rule is there? Because there is no charge can accumulate at a junction. कोई आपको डाउट है इस टॉपिक पे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। Now we will move for the second question. We will for the numerical portion we will discuss in the next videos. Okay, now we will see the theory portion here only. Okay, now we will move for the second topic, that is not second topic, that is the second rule. What is the second rule? Our second rule is loop rule. It is also known as KVL. KVL means Kirchhoff's वोल्टेज लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर लूप रूल। ये क्या है, इन्होंने क्या बताया है, तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या होता है ये किरचॉफ्स लूप रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज द लूप, लूप क्या है और मेश क्या है। देयर इज अ टू कंसेप्ट लूप एंड मेश। क्या है लूप और मेश क्या है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। लूप और मेश क्या है, ठीक है, लूप मेश क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं पहले। मान लीजिए कोई एक आपको सर्किट दिया है, ठीक है, जैसे ये वाला मान लीजिए, यहाँ पर कुछ भी हम कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं, जस्ट हम लोग दिखा रहे हैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये मान लीजिए आपका एक लूप, ये एक सर्किट है, मान लीजिए ये क्या है, सर्किट डायग्राम बोलिए क्योंकि ये दिखा रहा है डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम हुआ, ठीक है। मान लीजिए अब मान लीजिए इसमें करंट मान लीजिए इसमें I1 है, ठीक है, इसमें करंट मान लीजिए I2 है और इसमें मान लीजिए करंट I3। इस टाइप से मैंने मान लिया करंट को भी, ठीक है। अब बताइए जंक्शन पे आप जंक्शन रूल लगाएंगे, लूप इसमें क्या क्या हो सकता है। लूप सिंपल है, लूप क्या है आपका, इज एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। कोई भी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ है तो उसको हम लोग लूप बोलते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है, क्लोज है, EMF है, तब रेजिस्टेंस है, तब EMF है, तब फिर ये वापस वायर से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, एक लूप हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए लूप 1 हो गया। अब देखिए सिमिलरली वी कैन से दिस इज ऑल्सो अ लूप। ये क्या हो गया, लूप 2 हो गया। क्यों लूप 2 हो गया, क्योंकि यहाँ से अगर देखें EMF हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, EMF हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, तो ये क्या हो गया, लूप 2 हो गया। समझ में आया ना, कोई भी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ है। अब एक तरह से आप ये भी देख सकते हो, यहाँ से इसको मैं ब्लू लाइन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए EMF है, रेजिस्टेंस है, EMF है, रेजिस्टेंस है, देन इट इज हियर रेजिस्टेंस, देन हियर इट इज EMF। सो दिस इज योर थर्ड लूप। समझ गया ना, कोई भी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, ये क्या है, क्लोज्ड हो गया, पूरा क्लोज्ड है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर जाके फिर से ख़त्म हो गया, तो ये क्या हो गया, क्लोज्ड। तो यहाँ पर कितना लूप हो गया, लूप नंबर बताइए कितना, हाउ मेनी लूप्स आर देयर इन दिस सर्किट, टेल मी। लूप हो गया आपको 3 लूप्स, ठीक है। अब मेश क्या होता है, मेश, व्हाट इज दिस मेश, इज अ
मेश इज अ लूप, मेश क्या है, लूप है, बट विथ नो अदर लूप इनसाइड इट। ये वेरी सिंपल डिस्क्रिप्शन है लूप का, मेश का, ठीक है। मेश क्या है, इट इज अ लूप, ये क्या है, लूप विथ नो अदर लूप इनसाइड इट। अब देखिए, जैसे मान लीजिए लूप 1 के बारे में बात करें, क्या लूप 1 के अंदर में एक और लूप है क्या, लूप 1 के अंदर में कोई एक लूप है। लूप 1 क्या हो गया आपको, इस टाइप से है, सिंपल। क्या कोई अंदर में लूप है, नो लूप, सो इट इज ऑल्सो अ मेश, ये भी एक क्या है, मेश 1, ठीक है। अब देखिए डायग्राम पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, सर्किट डायग्राम पे। लूप 2 के बारे में बताइए, लूप 2 किस टाइप से है, ये भी इस टाइप से है, इसमें मान लीजिए ये इस टाइप से लूप है, ठीक है। ये भी क्या है, इस टाइप से ही लूप है। क्या इसके अंदर भी लूप है क्या, कोई दूसरा लूप है, नहीं है, तो ये भी क्या है, मेश 2, ये भी क्या है, मेश नंबर 2। अब देखिए लूप नंबर 3 पे जाइए। लूप नंबर 3 क्या है, कुछ इस टाइप से है आपका। लूप 3 ये है, क्या लूप 3 के अंदर में मेश है, यस मेश है, इस टाइप से है। लूप 3 के अंदर लूप है क्या, लूप 3 के अंदर में लूप, यस बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि एक तो लूप हो गया आपको ये इस टाइप से हो गया एक, और दूसरा लूप इस टाइप से, मीन्स इट हैज़ द 2 लूप 3, क्या हो गया, लूप 3 के बाद इट हैज़ 2 लूप इनसाइड। 2 लूप इनसाइड है, मीन्स अगर 2 लूप इनसाइड है, क्या लूप के अंदर लूप नहीं होना चाहिए, दैट इज़ द मेश, सो इट इज़ नॉट मेश, ये मेश नहीं है। सो कितना मेश हो गया यहाँ पर बताइए, मेश नंबर हो गया 2। कितना मेश है, मेश 1 एंड मेश 2, मीन्स लूप 1 एंड लूप 2 इज व्हाट, इट इज अ मेश। ये मेश का कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है जानना, आपको पता होना चाहिए लूप क्या है, मेश क्या है, समझ में आया ना, लूप क्या है, मेश क्या है। एक और कंसेप्ट है इसमें, ठीक है, एक और मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, कभी आपने घर में सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कोई एक सर्किट है इस टाइप से, ये एक सर्किट है, ठीक है, इसमें मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है आई। तो मान लीजिए आपने क्या किया है, क्या हुआ कि किसी कारण से शॉर्ट सर्किट हो गया, मीन्स कोई मान लीजिए वायर या फिर कुछ भी मेटालिक बॉडी जो है इस टाइप से यहाँ पर कनेक्ट हो गया, मेटालिक वायर, ठीक है, जो कि ब्लैक से बताया। तो ये क्या हो गया, ये और ये अगर इस टाइप से किसी मेटालिक वायर से ये अटैच हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको शॉर्ट सर्किट। ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हो गया, 2 पॉइंट्स in an इलेक्ट्रिक सर्किट, CKT लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर सर्किट को स्मॉल अंडरस्टैंडिंग के लिए, सर्किट डायरेक्टली कनेक्टेड बाय a conducting wire are called शॉर्ट सर्किट, मीन्स 2 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए इसको ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, ए एंड बी पॉइंट क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट, दिस सर्किट, इसका 2 पॉइंट क्या हो गया, 2 पॉइंट मीन्स ए एंड बी पॉइंट आर डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया गया बाय अ वायर। वायर मीन्स कंडक्टिंग वायर, मीन्स जैसे मेटालिक वायर हो गया, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब देखिए शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट सर्किट पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी बोथ विल बी सेम पोटेंशियल। क्या हो जाएगा यहाँ का पोटेंशियल, सेम, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हुआ है और ये एक सिर्फ वायर है, इसलिए इसका क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मान लीजिए 0। रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर सिंपल सा वायर है
सिंपल वायर है, कंडक्टिंग वायर है, उससे अगर कनेक्ट कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरी निग्लिजिबल या फिर इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो अब बताइए ये जो शॉर्ट सर्किटिंग वायर है इसका रेजिस्टेंस क्या है, आपका 0 है। 0 मीन्स शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट जब भी हो उसका रेजिस्टेंस क्या मानते हैं हम लोग, 0 ही माना जाता है। और 0 मीन्स बहुत निग्लिजिबल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, मान लीजिए ये प्योर मेटल है और इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए 0 है। ठीक है, अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या होगा, जब ये करंट जब फ्लो होगा, ये जब करंट जो आई जो करंट जा रहा था ये क्या इधर जाएगा, नहीं जाएगा, सिर्फ इधर ही जाएगा। मीन्स इधर जो करंट होगा वो 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर मान लीजिए ये करंट जा रहा है इधर, इधर में देखिए, इधर में तो कुछ रेजिस्टेंस है ही नहीं। शॉर्ट सर्किट वायर में क्या कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, इधर में क्या कुछ रेजिस्टेंस है। क्योंकि रेजिस्टेंस है मतलब क्या हो, वो करंट को अपोज कर रहा है। मीन्स करंट को बोल रहा है मत आइए मत आइए। अपोज करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली उधर नहीं जाएगा, इधर में तो कोई अपोज करने वाला है नहीं शॉर्ट सर्किटिंग वायर में। इसलिए जितना करंट इधर जा रहा है उतना करंट इधर से वापस आ जाएगा। सो अगर ये करंट आई हो गया और ये करंट क्या हो गया, 0 करंट है, तो दोनों का सम होके इधर में कितना निकलेगा, आई करंट ही जाएगा। सो शॉर्ट सर्किटिंग का क्या हो गया, ये जब भी शॉर्ट हो तो पोटेंशियल यहाँ का सेम हो जाएगा, प्रोवाइडेड क्या प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड है कि इसका रेजिस्टेंस 0 हो। शॉर्ट सर्किटिंग का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 हो, तभी ये पोटेंशियल VA इक्वल टू VB होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट यही है कि जो करंट है सब करंट इधर से ही पास आ जाएगा। ऑल करंट विल पास थ्रू दिस वन, नो देयर विल बी नो डिवीजन। ओके, मीन्स जितना करंट इधर है इधर से पास हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट सर्किटिंग। समझ में आया ना शॉर्ट सर्किटिंग क्या है। ये सब कब होता है, ये सब कभी कभी देखिएगा कि जो ट्रांसमिशन लाइन होता है हमारा, ट्रांसमिशन लाइन मीन्स जो हमारा घर में जो वायर आता है बाहर से नहीं आता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सेंटर से जो आता है, जो हमारा ये लाइन आता है करंट, तो क्या होता है कभी कभी रास्ते में यहाँ पर कभी कभी फॉल्ट हो जाता है। फॉल्ट क्या, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या होता है यहाँ पर वायर यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। वायर मीन्स ये मान लीजिए कोई प्लांट यहाँ पर गिर गया, इस वायर पे क्या हो गया, प्लांट कोई टच हो गया या फिर गिर गया, तो उसके कारण से क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कोई प्लांट हुआ या फिर कुछ भी अगर वो हो जाता है तो वो शॉर्ट सर्किट वायर हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट समझ गए ना। इसमें क्या है, एक और कंसेप्ट है इसमें, अर्थिंग का कंसेप्ट। क्या है, अर्थिंग का। अर्थिंग क्या है, EARTHING, अर्थिंग। ये अर्थिंग क्या चीज़ है, अर्थिंग क्या होता है मैं लिख देता हूँ। इफ़ अ पॉइंट इज earthed, its potential is taken as 0। मीन्स कोई भी अगर पॉइंट को हमने अर्थ कर दिया तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। मीन्स अगर डायग्राम में एक सर्किट से आपको मैं बताता हूँ, ये मान लीजिए एक सर्किट है। ठीक है, देख रहे हैं ना। अब मान लीजिए इसमें क्या हो गया, कोई एक पॉइंट को हमने ग्राउंड कर दिया। मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने क्या किया है, ग्राउंड का सिंबल कैसे होता है, ये इस टाइप से होता है। ठीक है, ये ग्राउंड मतलब क्या हो गया, अर्थ ही मान लीजिए। अर्थ का अगर बोले तो पोटेंशियल क्या होता है, ऑब्वियसली 0 ही होता है। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, 0 ही होता है। और ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके ये पूरा क्या होता है, न्यूट्रल नहीं होता है। इन्फिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस होता है, लेकिन ये न्यूट्रल होता है। अर्थ मीन्स हमारा जो पृथ्वी है। ठीक है, ग्राउंड है। अगर किसी भी वायर को मान लीजिए, इस वायर को मैंने क्या किया है, अर्थिंग कर दिया है। किस टाइप से हो गया अर्थिंग, आपको ये इस टाइप से वो अर्थिंग हो गया। तो अर्थिंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए, तो यहाँ का पोटेंशियल हम लोग क्या लिखेंगे, V ऑफ A 0 हो गया। ठीक है, समझ में आया ना, ये अर्थिंग का पोटेंशियल हो गया। ठीक है,
ये सब आपको पता होना चाहिए जब भी अर्थिंग करें। ये क्या है और भी आपको क्लियरली समझ में आएगा जब इन कमिंग सेशन वी विल मोर यू विल अंडरस्टैंड इजली व्हाट इज़ दिस अर्थिंग फिनोमिना एंड शॉर्ट सर्किट फिनोमिना। ओके, अर्थिंग समझ गए ना क्या होगा। कोई भी पॉइंट अगर अर्थिंग से कनेक्टेड हो गया तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, जीरो पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर है, इस दोनों के बीच में ही मान लीजिए आपने अर्थिंग कर दिया, कुछ इस टाइप से हो जाएगा अर्थिंग। ठीक है, तो मान लीजिए ये पॉइंट बी है तो क्या हो जाएगा, फिर से वी ऑफ बी क्या होगा बताइए, क्योंकि ये अर्थिंग है तो ऑब्वियसली जीरो पोटेंशियल हो जाएगा। समझ में आ गया अर्थिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, जो हमारा जो टॉपिक था वो हम लोग क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ बोले या फिर किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल दो टाइप के होते हैं, एक केसीएल और जंक्शन रूल। जंक्शन रूल जो कि हम लोग पार्ट ए में से बता चुके हैं। अब नंबर 2 है जो कि केवीएल बोलते हैं या फिर लूप रूल। ठीक है, नंबर टू ही हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द योर लूप रूल क्या होता है। उससे पहले मैंने बहुत कुछ बता दिया है, दैट इज क्या क्या बताया है। लूप क्या होता है, आपको लूप क्या होता है समझ गया ना। कोई भी एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इज नोन एज लूप। ये यहाँ पर इस सर्किट में कितना लूप था बताइए, 3 लूप था, लूप 1, लूप 2 एंड लूप 3, ये पूरा। और मेश क्या होता है, मेश लूप ऐसा लूप जिसके अंदर में कोई लूप ना हो, जैसे 1 एंड 2 इसके अंदर में कोई भी लूप नहीं है तो लूप 1 एंड 2 क्या है आपको, मेश है। लूप 3 क्या मेश होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर में 2 लूप आ जाते हैं। ये हो गया लूप के बारे में मैंने बताया था, शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में बताया, अर्थिंग के बारे में बताया हूँ। अब हम लोग लूप रूल बताते हैं क्या होता है। किरचॉफ्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिर से किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। एक चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, ये जो आपका जंक्शन रूल है, जंक्शन रूल बोले या फिर आप इसको केसीएल बोले, ये क्या है, ये हो गया लॉ ऑफ, इट इज़ बेस्ड ऑन द, किस पे बेस्ड है ये, बेस्ड ऑन, बताइए किस पे बेस्ड होगा ये, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, किसका कंजर्वेशन हो रहा है, चार्ज का। समझे, चार्ज पे कोई भी चार्ज, ये जंक्शन पे कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता है, जिसके कारण से चार्ज कंजर्व हो रहा है, मीन्स जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज जा रहा है। जैसे एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी क्रिएटेड मस्ट बी इक्वल टू डिसिपेटेड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म। ये ऐसा नहीं कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय कभी नहीं होता है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, उसी तरह चार्ज क्या हो रहा है यहाँ पर, कंजर्व हो रहा है। अगर Q1 चार्ज आ रहा है किसी जंक्शन पे तो उस जंक्शन से कितना चार्ज बाहर जाएगा, Q1 ही चार्ज जाएगा। दैट इज द बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। और हमारा लूप रूल के बारे में आप देखते हैं, क्या है ये लूप रूल। पहले हम लोग इसके डेफिनेशन लिख लें या फिर डिस्क्रिप्शन बोलें। ये क्या बोलता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ charges in the algebraic sum of charges in potential, the algebraic sum of changes in potential around around any closed loop involving इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स या फिर आप रजिस्टर्स एंड सेल्स इन द लूप इज जीरो। लूप रूल क्या हो गया आपको, द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप। अराउंड मीन्स टोटल, कोई एक लूप लिए हैं तो उस लूप में
इन्वॉल्विंग वो लूप में क्या होता है, रजिस्टर एंड सेल्स, ये जरूरी नहीं है। इन द लूप इज क्या होगा, जीरो होगा। मीन्स सम क्या होगा, सम ऑफ द टोटल पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल इन अ लूप इज जीरो। समझ में आया ना? ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए कोई एक सर्किट है, क्या सर्किट है, जैसा हमारा सिंपल सर्किट बनाता हूँ मैं, दो लूप का सर्किट। ये एक सिंपल सर्किट है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए लूप, इसमें क्या आपको आइडेंटिफाई करना, लूप आइडेंटिफाई करना। लूप बताइए कौन सा है, एक तो ये लूप हो गया, ठीक है, लूप वन। लूप वन, अब मान लीजिए इस लूप में आपका जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए I1 करंट फ्लो हो रहा है, कितना, I1। मान लीजिए कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, लूप वन में I1। और ये मान लीजिए लूप टू है, इसको आप डायरेक्शन कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, ऐसे भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है, कोई भी। मान लीजिए इसको मैंने इस टाइप से एज्यूम किया है, लूप टू को, ये टू हो गया, ठीक है। और एक और इसमें लूप होगा, कौन सा लूप होगा, वो इस टाइप से लूप होगा, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए इस लूप में करंट होगा I3 मान लीजिए, ठीक है। समझ गए ना, लूप वन, लूप टू, लूप थ्री। कोई डाउट है आपको इसमें? समझ गए ना, ये लूप थ्री एज्यूम है, ठीक है। मान लीजिए पहले हम लोग लूप वन पे चलते हैं। लूप वन के बारे में क्या है देखिए, मान लीजिए ये R1 है, ये E1 है, और ये मान लीजिए R2, मान लीजिए ये R3, ये R4, ये इसको मान लीजिए आप जीरो, इसको कोई EMF मत मानिए। क्यों, क्यों नहीं मैंने एज्यूम किया है यहाँ पर EMF, फॉर इजी कैलकुलेशन के लिए मैंने एज्यूम नहीं किया। वो सब आप बाद में डिस्कस कर सकते, बाद में देखेंगे, या फिर बाद में आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व कीजिएगा तो इजीली समझ में आएगा, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या लिया है, समझ गए ना। लूप वन, लूप वन मीन्स ये वाला लूप, ठीक है। इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये लूप को अभी देख रहे हैं, ठीक है। इसने क्या बोला, चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी लूप। ये क्लोज लूप हो गया आपको, लूप वन क्या है, क्लोज लूप है, क्योंकि यहाँ शुरू होता है, ये यहाँ से यहाँ तक इस टाइप से लूप हो गया, ठीक है। जिसमें क्या हमने एज्यूम क्या, करंट I1 एज्यूम क्या, ठीक है। I1 का मतलब हो गया I1 इधर से भी जाएगा और इधर से भी I1 ही आएगा, ठीक है। I1, ठीक है ना। अब देखिए लूप वन को अगर आपने एज्यूम किया है तो इसमें आप क्या सिंपली लिख सकते हो, चेंज इन द पोटेंशियल अराउंड एरी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग अ रजिस्टर एंड सेल इन द लूप इज जीरो, ठीक है। क्या हो गया, इसमें जितना भी चेंज होगा EMF उसका सम ऑफ मीन्स समेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू जीरो इन अ लूप, इन अ लूप, कोई भी एक लूप में। कौन सा लूप होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए ये मैंने एक डायग्राम बनाया, तो इसमें क्या लिख सकते हो आप, देखिए इसमें कुछ कन्वेंशन है, कुछ कन्वेंशन या फिर कुछ एजम्पशन है। क्या है, देखिए यदि ये मान लीजिए ये बैटरी है तो इसका ये प्लस है मीन्स हाई पोटेंशियल हो गया H, और ये नीचे में क्या है L मीन्स लो पोटेंशियल, माइनस निगेटिव है मतलब क्या, लो पोटेंशियल। रजिस्टर में भी क्या होगा, क्योंकि करंट I1 इस पॉइंट से इस पोटेंशियल, इस पॉइंट फ्लो हो रहा है, मीन्स I1 जब करंट फ्लो हो रहा है, मीन्स करंट क्या होता है, फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लाइक वाटर जैसे फ्लो होता है जब हायर पोटेंशियल हो, पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल। तो ये क्या होगा, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर L होगा, इस टाइप से वाटर फ्लो हो रहा है। अब इसमें देखिए इस पॉइंट में I1 कैसे फ्लो हो रहा है, यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, तो ये भी H होगा, ये भी L होगा। इस टाइप से हम लोग एज्यूम करेंगे पहले, कौन सा हाई पोटेंशियल होगा, कौन सा लो पोटेंशियल। समझ में आया ना। अब देखिए जब भी जो हमारा करंट डायरेक्शन है, जो हम लोग मान लीजिए यही पाथ लेंगे, इसी को एज्यूम करेंगे, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन। तो जब भी हमारा
ये करंट डायरेक्शन अगर लो पोटेंशियल पे इनकाउंटर करेगा, लो पोटेंशियल एल पे अगर यदि फर्स्ट टाइम ये टच करेगा, फर्स्ट टाइम इनकाउंटर करेगा तो उसको हम लोग प्लस लेंगे। अगर प्लस टाइम पे एच पे हाई पे क्रॉस करेगा तो उसको माइनस लेंगे। ठीक है, ये हमारा एज्यूम है। क्या है, क्या एज्यूम क्या है, मैं लिख देता हूँ इसको क्लियरली। वी विल एज्यूम, आप अलग भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, उल्टा भी आप एज्यूम कर सकते हो। एज्यूम दैट, वी विल एज्यूम दैट इफ़ आवर पाथ, पाथ मीन्स जैसा हमने एज्यूम किया लूप का, मान लीजिए ये ईएमएफ से लेके ई होके R1 होके R2 होके फिर से ये ईएमएफ जा रहा है, तो वो क्या हो गया, पाथ इज इन लोअर टू हायर पोटेंशियल, डायरेक्शन, then we add otherwise subtract। क्या एज्यूम किया है हम लोग ने लूप 1 में कि जो भी एक लूप है उसमें क्या करेंगे एज्यूम, आवर पाथ, जो हमारा पाथ होगा उसमें अगर लोअर से हायर जाएगा तो उसको ऐड करेंगे। अगर वही हुआ लोअर से हायर जा रहा है यहाँ पर करंट, लोअर से हायर, तो ईएमएफ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो ऐड कीजिए, प्लस ऐड। और यदि हायर से लोअर जा रहा है करंट तो हम लोग उसमें माइनस करेंगे, माइनस I1। कौन सा करंट है ये, इसमें I1, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन सा है, R1, तो R1 करंट हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी देखेंगे हम लोग। लूप 2 में क्या है बताइए, लूप 2 में क्या एज्यूम करेंगे बताइए। मान लीजिए लूप 2 में यहाँ पर दोनों करंट है, मान लीजिए इधर में I1 भी आ रहा है इधर से और इधर में I2 भी जा रहा है। ठीक है, और हमारा पाथ अभी जो एज्यूम कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारा पाथ का डायरेक्शन ऐसे है, I1 का भी डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, लेकिन I2 का क्या है, रिवर्स है, तो इसमें नेट करंट क्या हो जाएगा हमारा, I1 माइनस I2। सो क्या लिखेंगे हम लोग, R2 इंटू जो करंट इसमें फ्लो होगा। माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो हो रहा है, तो इंटू I1 माइनस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आया ना। इन अ लूप चेंज इन पोटेंशियल, सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू 0 लेंगे। एज्यूम क्या करेंगे, पहले तो हम लोग को करंट का डायरेक्शन मार्क करना है। ठीक है, क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो हो रहा है, तो वी विल मार्क H एंड L, मार्क कर लिए। उसके बाद जब हम लोग लूप इक्वेशन लगाएंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें क्या कन्वेंशन लेंगे, जे यदि इफ़ देयर इज L to H current is flowing from low potential to high potential, we will take as positive, otherwise negative। ये आप उल्टा भी एज्यूम कर सकते हो, कोई ये रूल नहीं है। ठीक है, ये इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या हो गया। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, या फिर लूप रूल क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टर एंड सेल इन द लूप इज क्या है, 0। ठीक है, मतलब क्या हो गया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोले या फिर लूप रूल बोले। ठीक है, इसके अनुसार क्या हो गया, चेंज इन समेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। और एजम्पशन क्या है, यदि H to L अगर करंट फ्लो हो रहा है और हमारा पाथ क्या है, पाथ अगर इसी पाथ में है तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, क्योंकि ये H से L जा रहा है तो यहाँ पर निगेटिव एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अगर यदि L से H यदि करंट फ्लो हो रहा है और हमारा पाथ भी इस साइड में है सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो पॉजिटिव वोल्टेज। और वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस इनटू करंट या फिर रेजिस्टेंस इनटू करंट। ठीक है, सिंपल है।
अब बताइए, एक डायग्राम मैं दे रहा हूँ, उसको आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। ये एक मान लीजिए मैंने एक लूप दिया हूँ, ठीक है। इसमें मान लीजिए कोई एक करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है। और सबका नाम लिख देता हूँ मैं, R1, E1, E2 कुछ भी लिख दीजिए, कोई वो इश्यू नहीं है। I3 फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा हूँ I4, R3, EMF 5 एंड R4, ठीक है। ये एक हो गया, ठीक है, I1 हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक लूप को देखेंगे। तो ये देखिए, ये एक लूप हो गया, आपको लूप हुआ। और इस लूप में करंट का एजम्पशन ले लेते हैं हम लोग, I1 ले लेते हैं एजम्पशन। लूप हो गया I1, ये जो हमने एज्यूम किया यही हो गया आपका पाथ। और पाथ के इसमें क्या एज्यूम किया मैंने, करंट। और दिया हुआ है I1 इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है, I1 ही फ्लो हो रहा है, ठीक है। I1 और हमारा पाथ जो एज्यूम किया है, जो करंट लूप करंट, ये क्या हो गया आपको, लूप करंट हो गया। क्या हो गया, लूप करंट हो गया। और ये करंट दिया हुआ है कि इस पाथ में करंट I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लूप करंट हो गया। क्योंकि ये सीरीज कनेक्टेड है तो I1 क्या होगा, ये सभी एलिमेंट में I1 करंट ही फ्लो होगा। अगर कुछ यहाँ पर पैरेलल सर्किट भी रहता तो अलग बात है, लेकिन इसके लिए ये सिंपल मैंने सर्किट दिया हूँ। अब इसमें हम लोग क्या लिखने वाले हैं, KVL लिखने वाले हैं। KVL या फिर रूप रूल से इक्वेशन हम लोग लिखने वाले हैं। तो क्या है ये, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू 0 होता है ना। तो अब सर्किट को देख के आप बताइए क्या क्या होगा। तो पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप बताइए क्या होगा, E1 का चार्ज, ये साइन निगेटिव है, यहाँ प्लस है। प्लस क्या होता है, हाइयर होता है, निगेटिव मतलब लोअर। तो इसको आप मार्क कर सकते हैं, तो मार्क कर लीजिए पहले। लेकिन ये आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको मार्क करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, मन में आप कर सकते हैं। ये H हो गया, ये L हो गया। यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट दिया हुआ है, I किधर से फ्लो हो रहा है, इधर से इस साइड, तो ये हो गया H, ये हो गया L, ठीक है। EMF के लिए फिर से यहाँ पर L, H क्या हो गया यहाँ पॉजिटिव, L क्या हो गया निगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, E3 का पॉजिटिव निगेटिव सो ऑन, ठीक है। तो उतना मैं नहीं लिखूँगा, वो आपको दिमाग में आप कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो गया, सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब बताइए E1 का क्या होगा साइन, क्योंकि ये लो टू हाई करंट फ्लो हो रहा है I1 कैसे हो रहा है, ये हो गया I1, ये हो गया I1, ये हो गया I1। तो क्या हो गया, लो टू हाई ही तो हो रहा है, तो प्लस E1 हो जाएगा, ठीक है। अब R1, अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस बताइए क्या होगा, क्योंकि हाई में है, हाई करंट में इनकाउंटर कर रहा है हमारा लूप। ये लूप जो है, जो हमारा लूप करंट जो एज्यूम किया I1, ये किस में इनकाउंटर कर रहा है, फर्स्ट टाइम H में। H का मतलब क्या हो गया, निगेटिव लेना है, तो माइनस क्या करना है, माइनस क्या पोटेंशियल लेना है, वोल्टेज लेना है। तो वोल्टेज क्या होगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस, रेजिस्टेंस इंटू करंट, सो इट विल बी R1 इंटू I1। अब बताइए E3 के बारे में बताइए क्या होगा, क्योंकि ये H है, इस साइड में क्या है, H है, पॉजिटिव है, प्लस है मीन्स हायर पोटेंशियल और लोअर। और लूप करंट हमारा क्या है, हाई टू लो फ्लो हो रहा है, मतलब क्या लेंगे, माइनस लेंगे E2। R3 का बताइए फिर से, क्योंकि करंट क्या है I1, ये इस साइड से फ्लो हो रहा है, तो हाइयर टू लोअर हो रहा है, तो H यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस मीन्स L। हाई टू लो करंट फ्लो होता है ना I1 जो दिया हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। I1 जो करंट फ्लो हो रहा है वो दिया हुआ है, I1 दिया हुआ है, और हमने एज्यूम किया ये लूप करंट है। I1 क्या हो गया, हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसलिए ये H है, ये इसलिए ये L है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस फिर से लिखना होगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल पे हमारा लूप करंट क्रॉस कर रहा है। तो क्या होगा, R2 इंटू I2। अब यहाँ पर देखिए E4 क्या है, माइनस टू प्लस मीन्स ये L हो गया, ये H हो गया, तो मतलब लूप करंट हम मेरा किस में टच कर रहा है, पहले L में, तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस E4। सिमिलरली माइनस R3 इंटू I1। I5 के लिए क्या होगा, प्लस में इनकाउंटर कर रहा है फर्स्ट, तो माइनस होगा, तो E5।
यहाँ पर देखिए प्लस मीन्स एच में इनकाउंटर कर रहा है, तो इसलिए ये फिर से माइनस होगा E2। उससे पहले एक और एलिमेंट है, उससे पहले R4 का, R4 का क्या, क्योंकि करंट इसमें क्या हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है, I1 गिवन है, लूप करंट नहीं है, ये I1 है, ये H है, ये L हो जाएगा, तो H में इनकाउंटर करेगा फर्स्ट लूप करंट, तो माइनस हो जाएगा R4 इंटू I1। उसके बाद यहाँ पर क्या है, E2 में क्या हो रहा है, प्लस में है, तो ये माइनस E2 इक्वल टू 0 हो गया। यही तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ना, ये क्या हो गया आपका, पोटेंशियल ड्रॉप ही हुआ। ड्रॉप क्यों बोलते हैं, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ करंट I जा रहा है, यहाँ पर R जा रहा है, तो इसका ड्रॉप क्या हो जाएगा, R इंटू आई, सिंपल है। यही तो ड्रॉप हुआ, मीन्स पोटेंशियल, सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप इन अ लूप इज इक्वल टू 0। यही सिंपल है, यही कौन बोलता है, लूप रूल या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज रूल बोलता है। न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आप इजीली समझ गए ना इसमें क्या करना है। मार्किंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उल्टा मार्किंग कभी नहीं लेना है, ठीक है। उल्टा मार्किंग मतलब क्या, गलत मार्किंग कभी मत लीजिएगा, ठीक है। अगर हाई लो कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं, तो लो हाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उस अनुसार आप मार्किंग कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब बताइए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ तो आप समझ गए ना क्या होता है। अब बताइए ऐसा क्यों होता है, व्हाई इट इज दिस, व्हाई सो, रीजन क्या है इसका, रीजन यही है, सिंस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल is dependent on the location of the point, thus starting with any point if we come back to the same point, then the total change must be 0। समझ गए ना क्यों होता है ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सम ऑफ इक्वल टू 0, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन पे डिपेंड करता है। इसलिए क्या है, स्टार्टिंग विथ एनी पॉइंट इफ़ वी कम बैक टू, अगर कुछ भी चीज़ अगर डिस्टेंस पे डिपेंडेंट करता है, अगर वो आप शुरू करो एक पॉइंट से, तो दूसरा सेम पॉइंट पे अगर आप फिनिश कर रहे हो, तो उसका क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 0 हो जाएगा। जैसे हम क्लास 11 में पढ़े हैं, किसके बारे में, ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में, किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्टेंस है विद द वेक्टर एडिशन। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ से हम लोग कहीं गए हैं, और फिर यहाँ से जाके दूसरे रास्ता से घूम फिर के फिर से ऐसे करके फिर से हम लोग इसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 ही होता है। लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हम लोग, इस पॉइंट से लेके मान लीजिए 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, सबका जो ऐड करके लिखेंगे वो हो जाएगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी उसी टाइप से होता है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है। इसलिए अगर आप सेम लोकेशन पे अगर आप वापस आ रहे हो, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, 0 ही हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। और इसको ये भी बोल सकते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इट कैन बी ऑल्सो सेड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेशन,
पे भी डिपेंड करता है। और इसको ये भी बोल सकते हो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। ये तीनों और ये पोटेंशियल वाला स्टेटमेंट, ये तीनों चारों जो है ना सेम है। मीन्स अगर बोला जाए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर लूप रूल है, ये किस पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और वी कैन से इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वी कैन से दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और वी कैन से एज इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिपेंड ऑन द लोकेशन, और क्योंकि सेम लोकेशन पे हम लोग वापस आ रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, पोटेंशियल सम ऑफ द पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। समझ में आया ना? ये हो गया किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। ये आपको समझ में आ गया? कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिल जाए। और आपको कोई भी डाउट है या फिर किसी भी गाइडेंस का ज़रूरत है तो आप हमें पर्सनली आप इस ईमेल आईडी पे ज़रूर लिखें, राइट करें onestopforeval@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है, इस पर आप पर्सनली कुछ भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको गाइडेंस का ज़रूरत है या फिर कोई डाउट है। ठीक है, ये आप समझ में आ गया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है, समझ में आया ना? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए मूव करेंगे। दैट इज़ नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? दैट इज़ द फर्स्ट टॉपिक क्या था? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसमें दो हम लोग टॉपिक कवर किए, जंक्शन रूल एंड द फर्स्ट लॉ क्या था हमारा? किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स रूल, जिसमें हम लोग दो चीज़ डिस्कस किए। जंक्शन रूल क्या है, जंक्शन रूल, या फिर किरचॉफ्स करंट रूल क्या है, और उसका दूसरा हम लोग ने डिस्कस किया है ये लूप रूल या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। ये दो चीज़ हमने डिस्कस किया। जंक्शन रूल बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड, और कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, बेस्ड करता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे मीटर्स। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या था? इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड देन वोल्ट मीटर वी विल डिस्कस। ओके, नंबर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन इज द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से पहले मैं इसका कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ। ठीक है, क्या होता है ये इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकल मेजरिंग मीन्स इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो हमारा है, जैसे हमारा क्या है, जैसे करंट हो गया या फिर वोल्टेज हो गया या फिर रेजिस्टेंस हो गया, और बहुत कुछ है, जैसे पावर हो गया, एनर्जी हो गया, बहुत सारा चीज़ें इलेक्ट्रिकल में। ये सबको हमको मेजर कैसे करना है, उसके लिए कुछ तो मीटर होगा ना। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ तो मीटर होगा ना। जैसे हमारे घर में देखिए, एनर्जी मेजर करने के लिए क्या होता है? एनर्जी मीटर, जो इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम करते हैं उसके लिए एक मीटर है, एनर्जी मीटर जो लगा रहता है घर में, जिससे बिल बनता है। तो वो उसी टाइप से अगर आपको करंट मेजर करना है तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? एम मीटर बोलते हैं, या फिर करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, जैसे एम मीटर हुआ, गैल्वेनोमीटर हुआ, या फिर एम मीटर हुआ। ठीक है, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए भी आप यूज कर सकते हो गैल्वेनोमीटर नहीं यूज कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई करके वोल्ट मीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वोल्ट मीटर यूज करते हैं। एम मीटर बोल सकते हो या फिर वोल्ट मीटर। एम मीटर हो गया करंट के लिए, वोल्ट मीटर हो गया वोल्टेज के लिए हो गया। और अगर आपको एक्यूरेट मेजरमेंट करना है तो वोल्ट मीटर से भी अच्छा है कुछ, तो वो हो गया, जैसे किसी बैटरी का अगर ईएमएफ मेजर करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो? पोटेंशियोमीटर यूज कर सकते हो। पोटेंशियोमीटर जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पोटेंशियोमीटर यूज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस अगर मेजर करना है तो इसके लिए क्या क्या है? इसके लिए हो गया आपको मीटर ब्रिज हो गया। क्या क्या है? मीटर ब्रिज हो गया, या फिर
पोस्ट ऑफिस बॉक्स हो गया, और भी बहुत सारा मेथड है। ये सब बेस्ड किस पे करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे, व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड करता है। ये वाला टॉपिक अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मेनली डिस्कस करेंगे एमीटर क्या है, क्या क्या डिस्कस करेंगे लिख देता हूँ मैं। गैल्वेनोमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, देन वी विल डिस्कस फॉर एमीटर एंड देन वी विल गो फॉर वोल्ट मीटर। ये बेसिक है इंस्ट्रूमेंट, वी विल डिस्कस अबाउट दिस वन। गैल्वेनोमीटर क्या, एमीटर क्या मेजर करता है, एम करंट, और करंट हम लोग को पता है सीरीज में होता है, सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है, इसलिए एमीटर को हम लोग सीरीज में करेंगे। और वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज, और वोल्टेज कब सेम होता है, जब ये पैरेलली कनेक्ट होता है। तो इसलिए हम लोग को वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्ट करेंगे, हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर पे, गैल्वेनोमीटर को हम लोग क्या और क्या बोलते हैं, डी आर्सेनोवल गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरा नाम दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाए, ये सेम ही चीज़ है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर या ये क्या, व्हाट इज़ दिस गैल्वेनोमीटर, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट है। क्या ये इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट में, इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्ट करता है, डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग स्मॉल वैल्यू, छोटा वैल्यू, स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट को ये क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है ये बताइए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें डिफ्लेक्शन, इसका रुकिए, इसका मैं एक इमेज दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए, इसको मैं यहीं पर मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, आपको स्मूथली समझने के लिए मैंने ये डायग्राम कुछ एक्सप्लेन करूँगा अभी। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, मैग्नेट होता है। ये क्या, परमानेंट मैग्नेट, जो आपका चुंबक जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये मैग्नेट हो गया। तो मैग्नेट के कारण क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट मीन्स कमिंग वीडियो, हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैग्नेट हो गया। मैग्नेट के अंदर में क्या होता है, एक कॉइल होता है। ये सब क्या है, ये कॉइल हो गया। ठीक है, कॉइल को किससे कनेक्ट रहता है, एक स्प्रिंग से कनेक्ट होता है, और इसी में हम लोग क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं। देखिए, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कंडक्टर रखते हैं और उस कंडक्टर से अगर करंट फ्लो होता है तो उसके कारण एक फोर्स लगता है। अगर फोर्स इस पे लगेगा तो ये क्या करेगा, मूव करेगा। ये क्या करेगा, मूव करेगा। ये तो या तो ऊपर मूव करेगा क्योंकि फोर्स है, और फोर्स के कारण क्या होगा, इसके कारण ये मूव करेगा। मूव करने के क्या होगा, जो ये यहाँ पर जो नीडल कनेक्टेड है, इस कॉइल में क्या है, नीडल कनेक्टेड है, तो वो क्या होगा, अगर ये मूव करेगा तो ये इस साइड मूव करेगा या फिर इस साइड मूव करेगा। तो मीन्स अगर इसमें ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, और ज़्यादा फोर्स के कारण ये पता चलेगा कि किधर मूव करेगा। मान लीजिए ये इधर मूव हो गया, जैसे ही करंट जीरो होगा ये फिर से बीच में चला जाएगा। मीन्स गैल्वेनोमीटर का हम लोग यूज कर सकते हैं बोथ डायरेक्शन में शो करने के लिए। मीन्स इस साइड भी जा सकता है और इस साइड भी, प्लस भी माइनस भी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर ये समझ गए ना क्या होता है कंस्ट्रक्शन। सो गैल्वेनोमीटर में क्या क्या हो गया आपको, एक परमानेंट मैग्नेट होगा, एक कॉइल होगा, इसको कॉइल बोलते हैं। कॉइल में क्या होता है, मान लीजिए ये करंट इधर से फ्लो हो रहा है, तो कॉइल में करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके कारण से इसका फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, और ये कॉइल में जो करंट होगा उसका फोर्स, दोनों फोर्स के इंट्रैक्शन के कारण क्या होगा, ये कॉइल मूव करेगा। कॉइल के साथ क्या है, ये क्या है, निडल अटैच है। अगर कॉइल मूव करेगा तो क्या होगा, कॉइल मूव्स एंड सो
सो आपका पॉइंटर मूव्स करेगा। पॉइंटर मूव्स करने से कारण क्या होगा, पॉइंटर मूव्स जो करेगा उसके कारण से क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन मीन्स किसका, ये जो पॉइंटर है ये मूव करेगा। मान लीजिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 0 में था, फिर इसके बाद डिफ्लेक्ट किया थोड़ा, तो कुछ एंगल डिफ्लेक्शन जो जितना डिफ्लेक्ट हो रहा है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक है। तो यहाँ से डिफ्लेक्ट हुआ तो यहाँ पर आ गया, और ज़्यादा करंट है तो और डिफ्लेक्ट होगा। फिर से अगर 0 कर दिए तो फिर से ये अपना ये जो मीन पोजीशन है 0 पोजीशन वहाँ चल जाएगा। अगर यदि करंट रिवर्स कर दिए तो ये फिर से इधर आ जाएगा, फिर से ये इधर आ जाएगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। इट वर्क्स बाय डिफ्लेक्टिंग। समझ में आ गया ना ये गैल्वेनोमीटर का डायग्राम कैसे है, कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया गैल्वेनोमीटर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। क्या बोला है, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होता है, इट वर्क्स बाय डिफ्लेक्टिंग अ पॉइंटर। डिफ्लेक्टिंग क्या हो रहा है, पॉइंटर का हो रहा है। किसका पॉइंट, कौन सा पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये देखिए, ये जो पॉइंटर है आपका, ये पॉइंटर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। कैसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, इन रेस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल करंट, जो इलेक्ट्रिकल करंट इसमें फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल, जिसके कारण से ये डिफ्लेक्ट कर रहा है इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, क्योंकि हमारा जो मैग्नेट है N और S, हमारा जो मैग्नेट है ये परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट के कारण क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट के कारण जो फील्ड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक फील्ड होगा। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, इनकमिंग चैप्टर है जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, या फिर बहुत सारा है चैप्टर, उसमें हम लोग ये सब अच्छे से डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा उसके, और इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है उसके कारण से फोर्स लगेगा। फोर्स के कारण क्या होता है, ये हमारा पॉइंटर क्या होता है, मूव करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या होगा आपको, जो हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, क्योंकि एक स्प्रिंग भी यहाँ पर लगा है। अब मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इन अ कॉइल, करंट इन अ कॉइल। करंट क्या है, कॉइल में ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये कॉइल से कनेक्टेड है, तो कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है। इस दोनों के कारण से एक टॉर्क लगता है जिसको हम लोग बोलेंगे TD। TD का मतलब हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का क्या होता है, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। KD क्या है, कांस्टेंट हो गया, KD क्या हो गया आपको, कांस्टेंट, और I क्या हो गया, करंट। मींस इस पॉइंटर में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, पॉइंटर में नहीं, इस कॉइल में कितना डिफ्लेक्शन टॉर्क लग रहा है, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट के इफेक्ट के कारण, इस दोनों का इंटरेक्शन के कारण एक टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। अगर ज़्यादा करंट है तो ज़्यादा इसमें टॉर्क डेवलप होगा, कम करंट है तो कम डेवलप होगा। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग माने हैं KD, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग कांस्टेंट। और I से हो गया, ये हो गया डिफ्लेक्टिंग कांस्टेंट। अब देखिए आपका यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग के कारण क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई भी एक स्प्रिंग है, इस टाइप से यदि स्प्रिंग है, अगर मान लीजिए हम इसमें इस टाइप से फोर्स लगा रहे हैं, लगा के उसको छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, फिर से अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो वो जो फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स, उसको मान लीजिए हम लोग ने, वो जो टॉर्क लगेगा स्प्रिंग का जो टॉर्क होता है वो दैट इज नोन एज, स्प्रिंग के कारण जो टॉर्क लगता है उसको बोलते हैं हम लोग रेस्टोरिंग टॉर्क। रेस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, अगेंस्ट द, जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, मीन्स हमारा क्या कॉइल मूव करना चाहता है, लेकिन ये स्प्रिंग के कारण क्या होता है, इस स्प्रिंग के कारण वो अपोज करता है कि मूव करना नहीं देना चाहता है, जिसके कारण से क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम जो हमारा रेस्टोरिंग टॉर्क होगा उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द KR इंटू थीटा। थीटा मीन्स डिफ्लेक्शन, इस पॉइंटर का डिफ्लेक्शन के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। स्प्रिंग का टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है? डिफ्लेक्शन के कारण, डिफ्लेक्शन का, क्योंकि इट कहीं ना कहीं तो हमारा वो डिफ्लेक्शन टॉर्क मीन्स ये रिस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है दोनों क्या होगा? इक्वल ही होगा। सो देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम deflecting torque equal to your restoring torque, and so from this we can write kd into I equal to kr into theta। क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। कांस्टेंट का कोई वो नहीं है, मीन्स अगर आपका करंट अगर इंक्रीज कर रहा है, करंट अगर आपका बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपका थीटा मीन्स क्या हो गया? आपका डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम लोग को क्या पता चला इसमें गैल्वेनोमीटर में? क्या, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के कारण क्या होता है? एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है, किस पे? कॉइल पे लगता है, और उस कॉइल का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक इसमें स्प्रिंग भी होता है, यहाँ पर भी स्प्रिंग है, यहाँ पर भी स्प्रिंग होगा, क्योंकि स्प्रिंग है। स्प्रिंग क्या करता है? अपोज करता है उस मोशन को, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को, और उस अपोजिशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। और उस रेस्टोरिंग टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? डिफ्लेक्शन के। मगर क्या होता है? अगर ज़्यादा स्प्रिंग पे टॉर्क लगेगा तो वो क्या होगा? ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, कम लगेगा तो कम डिफ्लेक्ट होगा पॉइंटर, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। और क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम, किसी पॉइंट पे तो इक्विलिब्रियम में आएगा। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? बैलेंस पॉइंट। जब हमारा दोनों टॉर्क क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल हो जाएगा, तो एट दैट पॉइंट दैट विल बी नोन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट और बैलेंस पॉइंट। एंड इफ वी इक्वेट बोथ द टॉर्क देन वी कैन सी दैट आवर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मीन्स जितना ज़्यादा हमारा करंट फ्लो होगा इसमें मीन्स कॉइल में जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा हमारा डिफ्लेक्शन होगा। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। ये हो गया गैल्वेनोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल। समझ में आया ना? कोई आपको डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है ना। और यदि जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा तब वो स्प्रिंग हमारा क्या होगा? उस टाइम में रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और गैल्वेनोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। गैल्वेनोमीटर इज अ कंसिस्ट ऑफ कॉइल placed in a magnetic field of a permanent magnet attached to a spring in the equilibrium position with no current in the coil। इक्विलिब्रियम पोजीशन, मान लीजिए अगर करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा तो क्या होगा? आपका पॉइंटर क्या होगा? जीरो पे होगा। लेकिन जब व्हेन करंट इज इन द कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? एक फोर्स एजर्ट करेगा, और टॉर्क ऑन द कॉइल पे क्या करेगा? एक फोर्स एजर्ट करेगा, एंड दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू योर करंट। एंड एज द कॉइल टर्न्स, कॉइल क्योंकि टर्न्स मूव कर रहा है, कॉइल क्या होगा? टर्न्स करेगा टॉर्क के कारण। उसके कारण से क्या करेगा? स्प्रिंग क्या करेगा? एक एजर्ट करेगा, एक रेस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, ठीक है। दैट रेस्टोरिंग फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग थीटा भी बोलते हैं। सो अब देखिए, अब क्या हो गया हमारा? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही हुआ क्या? करंट इन कॉइल, आई क्या है आपका? करंट इन द कॉइल। जो यहाँ पर कॉइल है, यहाँ पर उसी का तो करंट है, उसमें जो करंट पास हो रहा है वो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मीन्स डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर। मीन्स जितना ज़्यादा करंट होगा कॉइल में उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए ये कनेक्टेड कैसे हो गया? एम मीटर का, तो एम मीटर मीन्स क्या होगा? ये एक मीटर होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा? दो टर्मिनल हुआ, ठीक है, दो टर्मिनल हुआ। इसमें क्या करना है हमको? सर्किट को जो है ना कनेक्ट करना है, इस टाइप से सीरीज में कनेक्ट करना है। तो ये सीरीज में कनेक्शन हो गया, और इसमें जो रीडिंग आएगा वो आपका इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके मुताबिक, उसके अनुसार जो है इसमें पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो मतलब इसको किस में कनेक्ट करना है? क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर की क्या बोला मैंने? एम मीटर की तरह है, इसलिए इसको किस में कनेक्ट करना है? सीरीज में, क्योंकि ये करंट मेजर करेगा, ठीक है। अब जो ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का जो IG होता है, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर का करंट IG इज द गैल्वेनोमीटर करंट, एंड इट इज़
ये कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन मान लेते हैं, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होता है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब यही होगा, डिफ्लेक्शन जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगा वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब मान लीजिए ये जो स्केल है, ये जो स्केल हम बनाए हैं, ये मान लीजिए 0 है, इधर में 15 एम्पियर है, ठीक है, और इधर -15 एम्पियर। तो ये जो मान लीजिए डिफ्लेक्शन जो मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होगा दैट इज अप टू 15 एम्पियर, दैट विल बी नोन एज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। कितना मैक्सिमम ये डिफ्लेक्ट कर सकता है, कितना शो कर सकता है रीडिंग मैक्सिमम, ठीक है। अब देखिए ये गैल्वेनोमीटर है, तो इसमें क्या है? आपका कॉइल है तो क्या होगा? ऑब्वियसली है कि इसका एक रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? जी से। मीन्स गैल्वेनोमीटर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक रेजिस्टेंस से। जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर का कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? जी है। तो अगर मान लीजिए गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रहा है तो आपको आई जी, मीन्स कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है आई जी, और इसका रेजिस्टेंस हो गया जी, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा बताइए? पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और आई जी क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉइल करंट है आई जी लिखे, मीन्स ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट है वो है जी, ठीक है। तो इसका क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ओम्स लॉ से वोल्टेज इंटू क्या होता है? ओम्स लॉ से वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? आर रेजिस्टेंस इंटू करंट। तो करंट कितना पास हो रहा है गैल्वेनोमीटर में? जी, फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए। और ये रेजिस्टेंस कितना है इसका? जी। तो क्या हो गया आपको? गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू जी। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। आई जी क्या है? आई जी इज द करंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नाउ अब देखिए, अब क्या है कि हमारा गैल्वेनोमीटर का यूज किस लिए करते हैं हम लोग? गैल्वेनोमीटर का हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली किस लिए यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर फॉर मेजर करने के लिए, या फिर डिफ्लेक्शन डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए, या फिर डिटेक्टिंग स्मॉल करंट को अगर मेजर करना है या फिर डिटेक्ट करना है तो हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। अब देखिए, अगर आपको यदि हाई करंट यदि मेजर करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? गैल्वेनोमीटर से एमीटर में। और गैल्वेनोमीटर से अगर वोल्टेज को मेजर करना है तो गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको वोल्ट मीटर में, ठीक है। तो ये दो को कंसेप्ट है, इसको भी देखेंगे हम लोग कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करें और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे करें। एमीटर में किस लिए करना है? टू मेजर द हाई करंट, एंड वोल्ट मीटर में टू मेजर द वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर को ये समझ गया ना? गैल्वेनोमीटर से अगर करंट मेजर करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक हम लोग को सीरीज में गैल्वेनोमीटर लगाना होगा। अब देखिए, ठीक है। अब एमीटर का चलिए, एमीटर में क्या करना है? गैल्वेनोमीटर से एमीटर में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? नंबर ए पॉइंट क्या है? गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। तो एमीटर में लिख देता हूँ एमीटर। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एमीटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर तो पता चल गया आपको। गैल्वेनोमीटर को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें क्या होगा? आपको आई जी एक करंट होगा और उसका इम्पीडेंस उसका रेजिस्टेंस जी होगा, ठीक है। और इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या था? आई जी इंटू जी,
ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, एमीटर। तो एमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। एमीटर गैल्वेनोमीटर टू एमीटर कैसे करेंगे, बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस, बाय कनेक्टिंग, लिख देता हूँ मैं, बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस, मान लीजिए इसको बोलेंगे हम लोग एस, स्मॉल रेजिस्टेंस एस, और इस स्मॉल रेजिस्टेंस को ही बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ इट। समझे। अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग को क्या करना है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस जो होगा, स्मॉल रेजिस्टेंस, उसको हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर देंगे गैल्वेनोमीटर, मीन्स जो गैल्वेनोमीटर है उसके पैरेलली अगर हमने एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। ठीक है। और एमीटर को कैसे, किस में कनेक्ट करते हैं हम लोग, सीरीज में कनेक्ट करते हैं एमीटर, क्योंकि ये करंट मेजर करता है और सीरीज में करंट हमेशा सेम होता है सीरीज में, इसलिए हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे एमीटर और गैल्वेनोमीटर विथ शंट रेजिस्टेंस। शंट का मतलब क्या होता है, ये जो शंट लिखा हूँ मैं, शंट का मतलब ही होता है पैरेलल, शंट का मतलब भी क्या होता है, पैरेलल। तो इसका डायग्राम किस टाइप से हो जाएगा, बहुत सिंपल है। गैल्वेनोमीटर है जी, मान लीजिए ये क्या है आपका, गैल्वेनोमीटर है, ये कॉइल हो गया, शो करते हैं सिंपली के लिए ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग। ये हो गया पॉइंटर और ये हो गया आपको स्केल। ठीक है। इस टाइप का गैल्वेनोमीटर हो गया। ठीक है। गैल्वेनोमीटर का कुछ टर्मिनल होगा, इस टाइप से टर्मिनल। ठीक है। इसको हम लोग को कनेक्ट कर देना है, गैल्वेनोमीटर को किससे कनेक्ट करना है, एक शंट रेजिस्टेंस से। तो एक शंट में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए और ये आपका तैयार हो गया। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये एमीटर हो गया। ये क्या हो गया, एमीटर। ये एमीटर हो गया, इसका दो टर्मिनल हो गया ये, और इस दोनों को हम लोग को किस में कनेक्ट करना है, कोई भी सर्क्यूट है तो उसका सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एमीटर। मीन्स ये पोर्शन आपका हो गया गैल्वेनोमीटर विथ कॉइल, और ये हो गया आपको एस मीन्स शंट रेजिस्टेंस, जो कि हम लोग शंट में इंक्लूड किए हैं। ठीक है। ठीक है। मान लीजिए इसमें करंट है आई, जो कि टोटल करंट आई है, जो कि मेजर करना पड़ता है हम लोग को, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें मान लीजिए करंट आई जी है, और ये जो शंट जो लगाए हम लोग, शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में, इसमें करंट कितना फ्लो होगा, अगर मान लीजिए आई आ रहा है, आई इससे निकल रहा है, तो आई जी निकल रहा है, तो बचेगा क्या इसमें, आई माइनस आई जी, दिस मच करंट विल फ्लो फ्रॉम द शंट रेजिस्टेंस। सो अब यहाँ से देखिए, ये तो मैंने बता दिया, अब यहाँ से शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए डायग्राम से, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो वी ऑफ ए बी जो वोल्टेज होगा, ये गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज, और ये शंट रेजिस्टेंस जो कनेक्ट किए एस, उसके अक्रॉस वोल्टेज, दोनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, जी, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई जी, गैल्वेनोमीटर का हो गया। अब बताइए शंट में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है शंट में, आई माइनस आई जी हो रहा है, और कितना इसका ये है रेजिस्टेंस, वो एस है। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। तो ये आपको फॉर्मूला हो गया किसके लिए, आपको जब शंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। मीन्स ये जो तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा क्या, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, एक शंट रेजिस्टेंस हम लोग को कनेक्ट करना है, दैट शुड बी द ऑफ स्मॉल वैल्यू। कौन सा वैल्यू होना चाहिए, बहुत कम वैल्यू होगा स्मॉल रेजिस्टेंस का, स्मॉल शंट रेजिस्टेंस का बहुत ही कम वैल्यू होगा, और उस शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है दैट इज गिवन बाय आई जी मीन्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, बाय आई मीन्स टोटल करंट माइनस फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इंटू जी। जी हो गया आपको गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बताइए, ओम में होता है, करंट का यूनिट एम्पियर में। ठीक है। ये आपको समझ में आया ना, यहाँ पर मैंने क्या किया है। ठीक है। अब हम लोग बताएंगे, ये समझ में आ गया ना ये सभी। अब देखिए, अब हम देखिए क्या बताते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए।
ये जो आपने यहाँ पर जो डायग्राम बना है इसमें बताइए आई का वैल्यू क्या होगा। आई तो क्या है, गैल्वेनोमीटर का करंट है। आई जो करंट फ्लो होता है वही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। मीन्स आई का जो वैल्यू होगा उसी के अनुसार ये डिफ्लेक्शन करंट देगा, ठीक है। और हम लोग को पता है, क्या पता है हम लोग को बताइए, ये क्या आई इक्वल टू आई जी इक्वल टू, हम लोग एक और फॉर्मूला लिखते हैं, आई जी इक्वल टू पैरेलल डिवीजन में क्या होता है, आई जी इक्वल टू टोटल करंट आई हो गया इंटू जो आई जी निकालना है तो इसके पैरेलल में जो वो है रेजिस्टेंस दैट इज एस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज जी प्लस एस। सो फ्रॉम हियर क्या हो जाएगा, आई जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई मीन्स टोटल करंट, है ना। देयरफॉर एज Ig is directly proportional to theta and so it implies that I is directly proportional to theta होगा ना। मीन्स ये जो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इज डायरेक्टली। सो अब स्केल को क्या करेंगे हम लोग, कैलिब्रेट करेंगे। कैलिब्रेट मीन्स ग्रेजुएट करेंगे। द स्केल इज ग्रेजुएटेड टू रीड द वैल्यू ऑफ आई मीन्स सर्क्यूट करंट जो कि हमको मेजर करना है आई डायरेक्टली, समझे। मतलब देखिए इसमें जो डिफ्लेक्शन जो होगा, ये जो हमारा है एमीटर हो गया ना, ये पूरा क्या हो गया, ये गैल्वेनोमीटर हुआ, ये एमीटर हुआ, ये पूरा क्या हो गया एमीटर। और इस एमीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है आई, तो आई को मेजर करना है, ठीक है। तो और हमें पता है कि जो डिफ्लेक्शन जो आई जी करंट जो फ्लो होगा कॉइल से उसी के अनुसार उसका डिफ्लेक्शन होगा दैट इज आई जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। लेकिन क्योंकि हमारा आई जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, आई जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, इसका मतलब क्या हो गया, इस दोनों से हम बोल सकते हैं क्या आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा और आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और इस टाइप से हम लोग इसका स्केल जो है, ये वाला स्केल जो है कैलिब्रेट करेंगे क्या पॉइंटर अगर इधर कितना मूव करेगा और इधर कितना मूव करेगा, कितना डिफ्लेक्शन होगा दैट इज़ द थीटा इन टर्म्स ऑफ योर करंट में कितना चेंज होगा, जिसके कारण से मान लीजिए 5 एम्पियर करंट है तो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, वो हो गया ग्रेजुएटेड या कैलिब्रेशन हो गया, वो हम लोग डिजाइन करेंगे उस टाइप से। तो समझ गए ना एमीटर से कैसे ये इन्होंने एमीटर के माध्यम से कैसे ये रीड किया गया करंट, ठीक है। गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट करने के लिए हमको शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। शंट एस से शंट होता है और एस से स्मॉल एस से शंट, इस टाइप का आप ट्रिक बना सकते हैं। शंट मीन्स पैरेलल होता है, एमीटर तो एमीटर ही है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से शंट रेजिस्टेंस। आप देखिए एक डायग्राम भी है मेरे पास, ये देखिए डायग्राम इस टाइप से है। ये हो गया डायग्राम, देखिए आप ध्यान से, ये देखिए ये हमारा डायग्राम है जो कि एमीटर से। ये आपका गैल्वेनोमीटर है जो कि इम्पीडेंस इसका क्या है जी है, इसका इम्पीडेंस क्या हो गया जी, और या फिर आरसी भी कभी कभी बोला जाता है कि मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। तो ये गैल्वेनोमीटर जी हो गया, इसका करंट कितना हो गया आई जी हो गया जो कि एज्यूम किया, और इसमें करंट कुछ भी हो I2 मान लीजिए, और ये करंट टोटल करंट हम लोग को मेजर करना है। तो ये टोटल क्या हो गया एमीटर, और ये वाला टर्म क्या हो गया गैल्वेनोमीटर हो गया, ठीक है। समझ गए ना। इसमें क्या किए थे हम लोग, आई जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा और आई जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टोटल करंट दैट इज आई, एंड सो वी कैन राइट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मीन्स एमीटर ये बन गया, मीन्स जितना करंट इसमें फ्लो होगा उसके अनुसार जो है ये डिफ्लेक्शन यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। और एमीटर है तो एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सीरीज में कैसे कनेक्ट करना है बताइए। मान लीजिए ये इस टाइप का एक रेजिस्टेंस है, ये इस टाइप का, मान लीजिए इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बताइए, कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें, तो इसमें तो मेजर करना है ना, तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है आई मान लीजिए। तो इसको मेजर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या करेंगे ये एमीटर को कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 2 टर्मिनल है तो इसको इरेज करेंगे, थोड़ा सा इरेज मीन्स केबल को थोड़ा सा उस टाइप से
मैनेज करना होगा। एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा और एक पॉइंट ये हो जाएगा। इस पॉइंट में हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे और इस पॉइंट में इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया आपको करंट। मीन्स आई जाएगा तो इसका पाथ क्या हो जाएगा, इससे जाएगा इससे जाएगा। यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक इधर एक इधर। फिर यहाँ से फिर से ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि आई इधर से आएगा और आई इधर से आएगा, दोनों जुट के आई हो जाएगा। और दिस करंट विल फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर, सो इट विल बी आल्सो आई। इस टाइप से हम लोग एमीटर को कनेक्ट करेंगे। ये क्या हो गया, सीरीज कनेक्शन हो गया, क्योंकि सेम करंट फ्लो रहे। यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है। तो समझ में आया ना। अब देखिए रीडिंग ऑफ एमीटर जो होगा वो क्या होगा, लेस होगा ओरिजिनल। ये करंट मान लीजिए आई है, तो एमीटर का जो रीडिंग होगा वो आई डैश होगा, मीन्स आई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होता है, इसका क्या कारण है। मीन्स ये आई डैश इज लेस देन आई, जो एक्चुअल है, एक्चुअल उससे थोड़ा कम होता है। क्यों होता है ऐसा, इट इज़ ड्यू टू द योर, इसका जो रेजिस्टेंस होगा, कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है एमीटर का, एमीटर का रेजिस्टेंस मान लीजिए आर ए हो गया। आर ए मतलब क्या हो गया, एमीटर का रेजिस्टेंस। ये क्या होगा, एक तो यहाँ पर है जी, जी हो गया गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, पैरेलल विथ स्मॉल आर। स्मॉल आर जो ये शंट रेजिस्टेंस, स्मॉल आर नहीं है एक्चुअली, ये क्या आपको, ये दिस इज योर शंट रेजिस्टेंस जो शंट में कनेक्टेड है, दैट शुड बी द स्मॉल वैल्यू। जी पैरेलल विथ एस, सो इट विल बी इक्वल टू जी एस बाय जी प्लस एस। ये हो गया आपको एमीटर का रेजिस्टेंस। तो एमीटर का रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पर एमीटर हो गया, मतलब क्या हो गया, एमीटर इज इन सीरीज विथ दिस रेजिस्टेंस R2 रेजिस्टेंस। अगर यदि इसमें रेजिस्टेंस हो गया, इसमें भी रेजिस्टेंस हो गया, तो ये ऑब्वियसली है कि करंट थोड़ा कम होगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट थोड़ा कम होगा, इसलिए आपका जो आई डैश होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। आई डैश मीन्स करंट जो है एमीटर के माध्यम से जो हो जाएगा वो आई डैश होगा, आई से कम। अगर मान लीजिए अगर आर ए इक्वल टू जीरो होगा, इफ़ एमीटर रेजिस्टेंस हम लोग किसी टाइप से निकाल के जीरो कर दिए, तो हमारा क्या होगा, आई डैश विल बी इक्वल टू आई। मीन्स ये ट्रू वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू होता है वो हम लोग को रीड करके देगा। सो आर ए इक्वल टू जीरो कैसे यहाँ पर मिनिमाइज कैसे हो रहा है, क्योंकि जो शंट लगाए हैं वो स्मॉल वैल्यू है, इसलिए आर ए इक्वल टू क्या बोला मैंने, जी पैरेलल विथ एस। अगर मान लीजिए अगर दोनों पैरेलल है तो जो स्मॉल रेजिस्टेंस होता है उससे कम ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है। अगर मान लीजिए अगर एक है 4 ओम रेजिस्टेंस, एक है आपको 1 ओम रेजिस्टेंस, तो इसका पैरेलल का वैल्यू कितना होगा, पैरेलल 4/5 दैट इज 0.8 ओम। तो 1 से 1 है कम, मीन्स जो स्मॉल है उससे भी कम रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है। ठीक है, समझ गए। इसलिए हम लोग को शंट रेजिस्टेंस क्या करना है, हम लोग को बहुत ही कम करना है, स्मॉल। सो क्या लिख सकते हैं हम लोग, आइडियल एमीटर के लिए केस, आइडियल एमीटर के लिए आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली 0 ओम होना चाहिए। कितना होना चाहिए आइडियल ओम रेजिस्टेंस का, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि ये इसको ट्रू वैल्यू रीड करना। अगर कुछ भी वैल्यू होगा तो उसके कारण से क्या होगा, करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, जिसके कारण से हमारा एरर बताएगा एमीटर। एमीटर में क्या आएगा, एरर रीडिंग आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया एमीटर के बारे में। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड टॉपिक, दैट इज थर्ड टॉपिक। गैल्वेनोमीटर हो गया, एमीटर हो गया, अब हम लोग चलेंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, अब देखिए गैल्वेनोमीटर से हम लोग वोल्ट मीटर बनाएंगे। वोल्ट मीटर, अब देखिए वोल्ट मीटर है तो ये क्या मेजर करेगा, वोल्टेज का, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर का तो हम लोग ने देख लिया। तो अब क्या है, यदि गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, दिस कैन बी अचीव्ड बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस। उसमें लो था, इसमें हाई रेजिस्टेंस, इसको मान लीजिए R, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर, दैट इज सीरीज विथ इट। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा डायग्राम, सर्किट। अब हमारा क्या हो जाएगा डायग्राम, तो देखिए, अब देखिए गैल्वेनोमीटर है, उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया, तो वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में। क्यों, क्योंकि पैरेलल में ही वोल्टेज हमारा इक्वल होता है। दो
एलिमेंट अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम ही होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको गैल्वेनोमीटर मान लीजिए, ठीक है, ये हो गया स्केल इसका पॉइंटर, और ये हो गया आपको स्केल, इस टाइप से हो गया, ठीक है। अब क्या बोला गया, आ हाई रेजिस्टेंस आर इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर बना आपका, तो गैल्वेनोमीटर के एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, तो ये हो गया आपको वोल्ट मीटर, ये क्या हो गया आपको वोल्ट मीटर, ये हाई रेजिस्टेंस आर मान लीजिए, ठीक है, समझ गए। क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर है तो इसका करंट क्या है माना है, IG माना है, गैल्वेनोमीटर करंट फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और ये G मीन्स गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर जी क्या है, रेजिस्टेंस किसका है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ये हमने पहले ही बताया। तो ये जो सेटअप हो गया, यही तो हो गया आपको वोल्ट मीटर, ये क्या हो गया आपको, ये पूरा चीज़ जो हो गया यही आपका क्या हो गया वोल्ट मीटर, ये क्या हो गया आपको वोल्ट मीटर, मीन्स गैल्वेनोमीटर विथ अ सीरीज हाई रेजिस्टेंस इज इन सीरीज, देन दैट विल बी अ वोल्ट मीटर, समझ गए ना। If you have any doubt kindly comment in the comment section and do not forget to subscribe this channel, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वन स्टॉप फॉर ऑल। एंड अगर आपको कोई भी पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर कोई डाउट है तो आप पर्सनली लिख सकते हैं onestopforever@gmail.com पे, ठीक है। नाउ ये तो हो गया गैल्वेनोमीटर, समझ गए ना, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे मिल गया। अब ये हो गया आपको क्या, ये हो गया, ये तो वोल्ट मीटर हो गया, वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्टेज मेजर करेगा। सो इस वोल्ट मीटर को हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एक सर्किट है, इस टाइप से सर्किट है, ठीक है, सर्किट है, ठीक है, इसमें करंट मान लीजिए आई। अब मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, इसको तो मान लीजिए इसके अक्रॉस वोल्टेज आपको मेजर करना है, प्लस माइनस भी, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो आपको मेजर करना है। तो क्या कीजिएगा आप, आपको क्या करना है, वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल कनेक्ट करना है। सो वी विल कनेक्ट दिस टर्मिनल विथ हियर एंड दिस टर्मिनल विथ हियर। अगर आप इस दोनों कनेक्ट कर दिए तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो उसमें मेजर कर लिया जाएगा, समझ गए ना। तो अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या करना है, अब हम लोग को ये जो हाई रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू क्या होगा, इस वैल्यू के कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए। मान लीजिए जो रेजिस्टेंस, जो जितना वोल्टेज हम लोग को मेजर करना है, दैट वोल्टेज इज़ द V इज़ द वोल्टेज विच वी नीड टू मेजर, वोल्टेज V वोल्टेज टू बी मेजर्ड, जिसको हमको मेजर करना है वो V वोल्टेज है, ठीक है, हो गया। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पैरेलल है तो यहाँ पर भी वही वोल्टेज हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, V वोल्टेज हो गया तो क्या होगा IG इंटू टोटल ड्रॉप क्या होगा IG इंटू G प्लस R इंटू, यहाँ भी तो करंट वही जा रहा है, IG ही जा रहा है, R इंटू IG। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट G प्लस R इंटू IG। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट R ही तो निकालना हम लोग को, R इक्वल टू क्या होगा V/IG हो जाएगा, तो V/IG हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद माइनस क्या करेंगे G, तो दिस विल बी योर रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस विथ अ गैल्वेनोमीटर। R इक्वल टू क्या करेंगे V/G, फुल स्केल डिफ्लेक्शन अथी फुल स्केल करंट इन गैल्वेनोमीटर माइनस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, G इज़ द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इन यूनिट क्या होगा ओम, ठीक है। अब समझ गए ना ये क्या हो गया, ठीक है। अब देखिए डिफ्लेक्शन, जैसे कि हम लोग को पता है डिफ्लेक्शन जो होता है पॉइंटर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है IG, जो इससे करंट फ्लो होता है उसी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब हमारा IG इक्वल टू क्या है, IG इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, वोल्टेज बाय R प्लस G लिख सकते हैं ना, कहाँ से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 को अगर पुट करेंगे यहाँ से IG इक्वल टू हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं V/R प्लस G, सिंपल है। या फिर इसमें जो करंट होगा IG क्या होगा, ये क्या है वोल्टेज इतना मेजर करना है, V दिया हुआ है तो क्या होगा प्लस माइनस R/G हो जाएगा, ये हो जाए IG। दैट मीन्स दैट, इसका मतलब यही हुआ कि IG जो होगा, जो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वोल्टेज।
अगर ये अगर आई जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है और आई जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, दैट मीन्स थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वोल्टेज टू बी मेजर। मीन्स जो डिफ्लेक्शन होगा दैट इज द डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वोल्टेज टू बी मेजर। समझ गए ना ये कंसेप्ट कैसे हुआ। अब देखिए जब ये थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो गया, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अब हम लोग जो स्केल जो है हमारा जो स्केल है ये वाला स्केल, इसको हम लोग क्या करेंगे इस टाइप से ग्रेजुएटेड करेंगे टू रीड द पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली। मीन्स जो भी अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, कम है तो कम होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ गए ना, ये हो गया आपको वोल्ट मीटर के बारे में। और देखिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज़ द योर वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर तो ये पूरा है, ये पूरा वोल्ट मीटर, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या है जी एंड आर इन सीरीज, सो आर प्लस जी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस, और इसको मान लीजिए आर और भी मानते हैं वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस। सो हमारा क्या हो गया वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस आर और भी दैट इज इक्वल टू आर प्लस जी। कोई डाउट, इफ़ यू हैव एनी डाउट कैनली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ अब देखिए, अब हमने क्या बोला कि वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं। जो ये वाला सर्किट है इसको हम फिर से एक बार प्लॉट ड्रॉ करेंगे। देखिए ये इस टाइप से, सॉरी यहाँ पर होगा। ठीक है, अब हम लोग किसके अक्रॉस मेजर कर रहे हैं वोल्टेज, ये इसके अक्रॉस। ठीक है, तो क्या होगा, अब देखिए क्योंकि हमारा वोल्ट मीटर ये है तो इसके अक्रॉस क्या होगा रेजिस्टेंस होगा आर भी, मतलब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा। ये किसका रेजिस्टेंस होगा, ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होगा कि नहीं, हाँ हो गया, ये आर भी हो गया पैरेलल विथ सर्किट। अब देखिए अगर ये पैरेलल में कनेक्ट हो गया तो इसके कारण से क्या हो जाएगा, जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट विल बी चेंज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी चेंज। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज करने से क्या होगा, जो हमारा करंट होगा वो भी चेंज हो जाएगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, दैट डिपेंड्स। ओके, तो क्या हो गया, क्योंकि ड्यू टू द वोल्ट मीटर के कारण क्या हो गया, वोल्ट मीटर के कारण इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंजेज एंड सो करंट इन सर्किट चेंजेज, जो कि हम लोग को अनडिजायरेबल कंडीशन है। व्हाट इज़ दिस अनडिजायरेबल कंडीशन, हम लोग को तो करंट कांस्टेंट करना है, करंट भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, सो व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल पुट आर वी टेंस टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस अगर इन्फिनिटी है मतलब क्या है, ओपन सर्किट। क्या है ये, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए इस टाइप से रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये मान लीजिए आर भी है और ये मान लीजिए इन्फिनिटी हो गया, तो इसका मतलब यही हुआ क्या, ये मान लीजिए R1 है तो ये इस टाइप का होगा, R1 हो गया आपका, और यहाँ पर जो है ये इस टाइप से ओपन सर्किट हो जाएगा, इट इज इन्फिनिटी होम, ओपन सर्किट हो जाता है। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम एज R1। तो आर भी तो हम लोग को इन्फिनिटी करना है, मीन्स टू हाई करना है। तो टू हाई कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा आर भी का वैल्यू क्या था बताइए, आर प्लस जी था, और हमने क्या बोला कि गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है देन वी विल कनेक्ट अ सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ द हाई वैल्यू। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं सीरीज में, क्योंकि अगर ये हाई वैल्यू हो गया तो आर भी क्या हो जाएगा, बहुत ही हाई हो जाएगा, एंड आर भी टेंस टू हाई, या फिर इन्फिनिटी बोलिए। इन्फिनिटी बोलने के कारण क्या हो जाएगा, हमारा जो करंट मीन्स वोल्टेज का जो रीडिंग देगा वोल्ट मीटर दैट विल बी एक्यूरेट। समझ गए ना, यही कंसेप्ट है, वोल्ट मीटर का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, वोल्ट मीटर में क्या हो गया, वी विल गेट अ वोल्ट मीटर by connecting a high value of resistance in series with a galvanometer, and that high value is taken because if there will be no high value of the high value series resistance, then there may be there is the chance of the getting
error in the readings of the voltmeter, because there will be a change in the current and hence we will get a error. So the voltmeter resistance should be high. So therefore we can write ideal voltmeter resistance is equal to infinite, or we can write high. सो समझ में आ गया ना क्लियरली। अब देखिए आइडियल वोल्ट मीटर, उसी तरह आइडियल करंट एम मीटर का क्या था बताइए। आइडियल एम मीटर का क्या होना चाहिए, जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका, क्या ये जो वोल्ट मीटर था, वोल्ट मीटर कुछ इस टाइप का था, ठीक है। ये क्या हो गया था, वोल्ट मीटर, ठीक है। ये आरसी क्या बोला था मैंने, गैल्वेनोमीटर, अगर जी है जी भी लिख सकते हैं या फिर आरसी, कॉइल का रेजिस्टेंस आरसी लिखते हैं या फिर गैल्वेनोमीटर को जी भी बोल सकते हैं। और एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है जो कि हाई वैल्यू होता है वोल्ट मीटर का, और ये मान लीजिए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग को वोल्टेज मेजर करना है। तो देखिए ये पॉइंट क्या लगा है, पैरेलल में लगा है। तो इस टाइप से हम लोग वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एम मीटर का एक बात मैं बताता हूँ, एम मीटर का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट होता है, एम मीटर इज कनेक्टेड इन द सीरीज, सो इट्स इम्पीडेंस शुड बी, रेजिस्टेंस शुड बी जीरो, सो दैट वी विल नॉट गेट, सो दैट इस तरह से होगा कि हम लोग को जीरो एरर मिले, ठीक है। और यदि वोल्ट मीटर है तो उसका क्या हो जाएगा, आइडियल, ये सब आइडियल के लिए, आइडियल केस के लिए क्या हो जाएगा, ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दैट शुड बी इन्फिनाइट, मीन्स हाई, टू हाई एंड इट्स टू लो। समझ गए ना, कोई डाउट? ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड काइंडली इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है या पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप onestopforever@gmail.com पे ज़रूर मेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।